तभी सीन कट होता है जहां लाल क्लोक पहना हुआ आदमी वो कहता है कि क्राउन प्रिंस लगभग पूरा वक्त पैलेस में ही बिता रहे हैं। उनकी पर्सनल मेडिसिन से लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं महल की मेड से पता चलता है कि एम्परर का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, पर उनका इलाज अभी भी चल रहा है, इसलिए अब वो थोड़े स्टेबल हैं। और अगर होश में आ भी जाएं तो उनका मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका होगा। इस बात को जानकर रैगनार सोचता है कि लगता है फादर मेरे खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं, इसलिए अगर फादर ठीक हो जाते हैं तो उनका वापस आना हमारा प्लान बिगाड़ सकता है। तभी सर डनफिल रैगनार से कहते हैं कि मैं इस काम के लिए एल्केमिस्ट की मदद लूंगा। सर डनफिल ने धीरे से आगे बोला कि हमें हमेशा वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से अमीर लोग और अरिस्टोक्रेट्स क्राउन प्रिंस पर शक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रिंस इतने बड़े संकट में एम्पायर को नहीं संभाल पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि रैगनार, इवेंटस और 2 सर्वेंट एक रूम में क्लोक पहने हुए ये सब बातें सुन रहे थे। वहीं डनफिल ने कमरे के एक कोने में जलते हुए दिए को देखा और बोला कि दूसरा नाइट ग्रुप अब इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है और कैप्टन ओलिवर रेवुड उन सब पर नजर रखे हुए हैं। ये सब सुनकर इवेंटस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है, अब सिर्फ इंतजार करना बाकी है जब तक तख्त हमारे पास खुद चल कर ना आ जाए। लेकिन तभी रैगनार चुपचाप सोचता है कि ये काफी अजीब है कि इयान पेज ने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि रैगनार को नहीं लगता कि इयान सिर्फ इंतजार कर रहा है। पक्का उसने कुछ सोचा होगा। उसके इतना कहने के तुरंत बाद ही सभी लोग सडनली दरवाजे की तरफ घूम गए, क्योंकि एक सर्वेंट भागते हुए उनके पास आया था। ये देखकर सर डनफिल ने गुस्से से उस सर्वेंट को कहा कि मैंने कहा था कि हमें डिस्टर्ब मत करना। इस बात पर सर्वेंट ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन फिर उसने जल्दी से कहा कि इयान पेज अब इंपीरियल पैलेस की तरफ जा रहा है। ये सुनकर पूरा रूम शॉक में आ गया। इसके बाद रैगनार ने कहा कि आज की चर्चा यानी डिस्कशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसके साथ ही रैगनार ने इवेंटस से कहा कि उसे अपनी प्रेजेंस को मिटाकर उसके साथ यहीं इस रूम में रुकना चाहिए। ये सुनकर इवेंटस ने भी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाया। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां इयान कॉन्फिडेंट तरीके से लाल कारपेट पर चल रहा था। वो तेजी से रैगनार के प्राइवेट चेंबर की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक सर्वेंट ने रैगनार के रूम के पास खड़े होकर जोर से बोला कि आइवरी टावर के मालिक इयान पेज आपसे मिलना चाहते हैं। वहीं रैगनार ने भी उनकी तरफ देखा और कहा कि उसे अंदर आने दो, जिसके बाद इयान बिना रुके अंदर चला गया। रैगनार ने उसे ध्यान से देखा और कहा, काफी वक्त हो गया है तुमसे मिले हुए इयान पेज। वहीं इयन गुस्से भरी नजर से रैगनार को देख रहा था और धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था। ये देखकर रैगनार ने शांत आवाज में कहा कि हर्बर्ट की फांसी की बात से ये हमारी पहली मुलाकात है। फिर उसने आगे बोला कि मैंने सुना है कि उसके बाद काफी कुछ बुरा हुआ है और मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि पिताजी के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं उनसे मिल भी नहीं सकता, उनकी हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतना सब कहने के बाद रैगनार ने इयन से पूछा कि ऐसे टाइम पर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। तभी इयन ने भी रैगनार की आंखों में डायरेक्टली देखा। फिर पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ उसने बोला कि मैं ये जानने आया हूं कि तुम अब क्या साजिश करने वाले हो। ये सुनकर रैगनार थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। उसने इयन को देखा जैसे वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर किस चीज की बात हो रही है। ये देखकर इयन थोड़ा और पास आया और बोला कि पॉल रेंस पर ब्लैक मैजिक का असर था। ये सब उस रात शुरू हुआ जब उसका सामना सर डनफिल से हुआ था। इतना कहने के बाद इयन के दिमाग में एक लाल क्लोक पहने हुए आदमी की इमेज आई जिसके पास पंख थे। फिर इयन ने ऐड किया कि मुझे ये भी पता है कि ड्रैगन ऑर्डर का लीडर भी इस पूरी चीज में शामिल है। ये सब सुनकर रैगनार ने तुरंत कहा कि तुम क्या बोल रहे हो, ये सब तो सिर्फ बकवास और बदनामी फैलाने वाली बातें हैं, इन सब का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। रैगनार ने इयन को ध्यान से देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला कि अगर पॉल रेंस काले जादू के प्रभाव में था और उसने पिताजी को मारने की कोशिश की है तो क्या इसका जिम्मेदार आपको नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि आप ही ब्लैक मैजिक की जांच के प्रभारी थे। इसलिए आपको उस इंसान को ढूंढना चाहिए जो इस मैजिक को यूज कर रहा है। और इसके साथ ही ये ड्रैगन ऑर्डर क्या है, मैंने तो इनके बारे में कभी सुना नहीं है। रैगनार ने इयन की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी मैं उनसे कैसे मिल सकता हूं जब मेरी हर हरकत पर टावर के द्वारा नजर रखी जा रही है और पिताजी की हालत की वजह से मैं इस रूम से बाहर भी नहीं जा रहा। फिर इसके बाद रैगनार ने ताना मारते हुए कहा, टावर के मालिक तुम हो, तुम्हें ज्यादा पता होगा। इतना सब सुनने के बाद इयन ने गुस्से से प्रिंस रैगनार को देखा और उसने उसे बताया कि मैं यहाँ एक ऐसे मैजिक का यूज कर रहा हूँ जो झूठ को पकड़ सकता है, इसलिए मुझे पता है कि तुमने यहाँ अभी तक जो कुछ भी कहा है वो सब एक झूठ था। इयन ने डायरेक्टली कहा कि तुम ड्रैगन ऑर्डर के कांटेक्ट में हो और तुम एक ऐसे मजिशियन से मिले हो जो कि डार्क मैजिक का एक्सपर्ट है। इतना कहते हुए इयन ने उसके करीब आकर उससे कहा, तुम ही हो उस ड्रैगन ऑर्डर के लीडर।
ये सब सुनकर रैग्नार ने घूरकर इयान को देखा और उससे पूछा कि तो क्या सच में ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। इस बात को सुनकर इयान गुस्से में चुप खड़ा रहा। तभी रैग्नार थोड़ा हंसा और बोला कि मैंने तो सोचा था कि तुम थोड़ा समझदार हो, लेकिन तुम तो और भी बड़े बेवकूफ यानी फूल निकले। इतना कहकर रैग्नार ने थोड़ा एटीट्यूड से पूछा कि अब क्या कर लोगे तुम इयान पेज? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा और सब कुछ सच एक्सेप्ट कर लूंगा? तभी रैग्नार ने थोड़ा पीछे होते हुए इयान की आंखों में देखा और पूछा, जो कुछ तुमने अभी कहा क्या उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? फिर रैग्नार ने आगे बोला कि जिसने मेरे पिताजी को जहर दिया था वो मर चुका है और रेंस मर चुका है। उसने अपनी जीभ काट ली थी, इसलिए उसे उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। ये सब सुनकर इयान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां खड़ा रहा। फिर रैग्नार ने थोड़ा स्माइल करते हुए इयान को देखा और बोला कि कितनी अजीब बात है ना, इतना कुछ होने के बाद भी तुम खुद अपने पैरों पर चलकर यहाँ आ चुके हो मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। आखिर इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर ली तुमने? यहाँ आकर तुम अब बिल्कुल फंस चुके हो इयान पेज, और इसके साथ ही मुझे चुना गया है किंग बनने के लिए। इतना कहने के बाद रैग्नार ने इवांटस को आवाज लगाई। रैग्नार के आवाज मारते ही हमें दिखाया जाता है कि इवांटस इयान के पीछे अपीयर हो गया है। इवांटस की प्रेजेंस को महसूस करते ही इयान ने पीछे मुड़कर देखा और वो पूरी तरह से हैरान था। इयान के दिमाग में तुरंत फ्लैश आया, ये तो वही है जिसे मैंने पॉल की मेमोरी में देखा था। वहीं इयान को देखते हुए इवांटस ने थोड़ा कैजुअली कहा कि इयान पेज, तुम काफी इंटरेस्टिंग आदमी हो, तुमने तो अब तक काफी कुछ समझ लिया है। लेकिन अगले ही मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक मैजिक इयान के आसपास घूमने लगता है, जिससे इयान को काफी तकलीफ हो रही थी। तभी इवांटस ने इयान के पास आकर कहा कि ये क्लोक तो मुझे काफी फेमिलियर लग रही है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस क्लोक को फिर से दोबारा देख पाऊंगा। वहीं इयान ने भी जब इवांटस के विंग्स देखे तो उसे तुरंत पता चल गया कि ये तो ड्रैगन का वारिस है, एक असली ड्रैकोनियन। इयन को इतना पता चलते ही इवेंटस ने रैग्नर की तरफ देखा और बोला कि तुमने मुझसे कहा था ना कि इस बंदे को तुम्हारा मोहरा बनाने के लिए। जिस पर रैग्नर ने काम जवाब दिया कि हाँ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। जिस पर इवेंटस ने सर हिलाया और कहा कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इयन पर ब्लैक मैजिक और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे इयन की आंखें लाल हो गई थी और अब वो भी पूरी तरह से इवेंटस के कंट्रोल में आ चुका था। जिसे देखकर रैग्नर ने पूछा कि क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? इवेंटस ने हाथ पीछे किए और बोला कि हाँ, अब सब कुछ क्लियर है। वैसे ये कुछ अलग तो नहीं लग रहा, पर हाँ, ये मुझ पर बहुत शक कर रहा था। इसलिए अचानक से इवेंटस ने गुस्से में इयन को देखा और बोला, इयन पेज, खुद को मार डालो। ये सुनकर रैग्नर चौंक गया। उसने तुरंत इवेंटस से बोला कि तुमने क्या कहा, तुम्हें रुकना चाहिए। लेकिन तब तक इयन ने अपना मैजिक यूज करके बर्फ का एक स्पीयर समन कर लिया था और उसने उसे अपने सर पर एम कर लिया था। इयन ने उस स्पीयर को जोर से पकड़ा। वहीं ये देखकर रैग्नर ने चीख कर कहा कि रुको, जिससे अचानक से पूरा रूम एकदम साइलेंट हो गया। सब देख रहे थे कि इयन उस बर्फ के स्पीयर को लेकर अपने गले के पास खड़ा हुआ था। ये देखकर रैग्नर पूरी तरह से स्पीचलेस था। तभी इवेंटस ने बोला कि अब तुम सब लोग अपने प्लान के हिसाब से काम कर सकते हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा और जाते हुए उसने कहा कि मैं अब थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूं। वहीं रैग्नर ने जाते हुए इवेंटस को देखा और फिर इसके बाद उसने इयन की तरफ देखना शुरू किया। वहीं इयन सर झुकाकर चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी रैग्नर ने उससे पूछा कि तुम किस राजा की सेवा करते हो? ये सुनते ही इयन घुटनों के बल गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना सर झुकाया, हाथों को अपने सीने पर रखा और बोला, मैं उसकी सेवा करता हूं जो इस एम्पायर में सबसे सर्वोच्च है, फिफ्थ प्रिंस रैग्नर ग्रीन रिवर। ये सुनकर रैग्नर हैरान रह गया और उसके चेहरे पर एक डेंजरस सी स्माइल थी। तभी प्रिंस हेडन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और हमें दिखाया जाता है कि ये एक बटलर है और वो हेडन को इन्फॉर्म करता है कि आज की मीटिंग की तैयारी का समय आ गया है। क्राउन प्रिंस सोफे पर बैठा हुआ था और काफी थका हुआ लग रहा था। फिर उसने खुद से बोला कि आज का दिन काफी स्पेशल है, जिसमें इयन को आइवरी टावर का मालिक बनाया जा रहा है। हेडन ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया और बोला कि मुझे लगता है कि इयन से मिलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा और वैसे भी उसे देखे काफी टाइम हो गया है। फिर उसने बटलर की तरफ देखा और पूछा कि क्या तुम मेरी तैयारी में मदद करोगे? जिस पर बटलर ने हाँ में सर हिलाया। फिर हम देखते हैं कि सुबह का समय है और एम्परर का मैंशन धूप से चमक रहा है। हॉल के अंदर एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल है जहां कई एरिस्टोक्रेट्स बैठे हुए थे। वहां एक एरिस्टोक्रेट का ग्रुप बात कर रहा था कि ये पहली सेरेमनी है जो नए आइवरी टावर मास्टर ने बुलाई है। लगता है क्राउन प्रिंस और फिफ्थ प्रिंस रैग्नार दोनों ही इसमें शामिल होंगे। तभी एक और एरिस्टोक्रेट ने बोला कि फाइनली अब उस बात पर डिस्कशन करने का टाइम आ गया है जिस पर दूसरा आदमी पूछता है कि आखिर कौन सी बात पर। तो पहला आदमी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, ये बात है कि इन दोनों में से कौन इस सिंहासन पर बैठेगा। तभी भीड़ में से एक लड़की बोलती है कि मुझे यकीन है कि सर इयान क्राउन प्रिंस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अभी तक खुले तौर पर उन्हीं को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं।
तभी एक दूसरे एरिस्टोक्रेट ने बोला कि मैंने सुना है कि इयान पेज ने हाल ही में 5वीं राजकुमार से काफ़ी मुलाकात की है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ बदल गया है। क्राउन प्रिंस भी कुछ टाइम से काम से उदास हैं, इसलिए शायद मिस्टर इयान पेज का मन बदल गया हो। और इसी बीच हेडन बैंक्वेट हॉल में एंटर करता है। वो सामने की तरफ देखकर इयान को आवाज़ लगाता है। हेडन की आवाज़ को सुनकर इयान ने तुरंत अपना सर उसकी तरफ घुमा दिया। वहीं क्राउन प्रिंस उसकी तरफ दौड़कर आया और बोला कि तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा इयान, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। लेकिन इयान तो गुस्से वाली नज़र से चुपचाप वहां खड़ा हुआ था। तभी हेडन धीरे से और पास आया और बोला कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम असेंबली के बाद मिल सकते हैं? इतना सुनते ही इयान ने तुरंत उसके हाथ पर जोर से मारा, जैसे उसने उसकी बात को काट दिया हो। ये देखकर प्रिंस हेडन पूरी तरह से शॉक में आ गया था। इयान ने शांत होकर झुकते हुए बोला, क्राउन प्रिंस, मुझे असेंबली के बाद कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस ने बोला कि ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन फिर उसने पूछा, तो क्या हम आपके काम के बाद मिल सकते हैं? हेडन ये कह ही रहा होता है, तभी किसी ने इयान को बुलाया और बोला कि असेंबली हॉल में आपको बुलाया जा रहा है। ये सुनकर इयान ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे ही इयान हॉल की तरफ जा रहा था, तब क्राउन प्रिंस हेडन ने उसे बड़े ध्यान से देखा और वो इयान को जाते हुए देखकर बहुत उदास हो गया था। इसके बाद इयान एक शानदार हॉल के बीच में जाकर खड़ा हो गया, जहां इयान ने सभी लोगों का धन्यवाद किया कि वो इस असेंबली में आए हैं। फिर वो सेंटर वाली टेबल के पास गया और बोला कि हमारे एम्पायर पर मुश्किल वक्त चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस एक साइड वाली चेयर पर उदासी से बैठा हुआ था और इयान को सुन रहा था। इयान ने बताया कि सम्राट पर पॉल रेंज ने जानलेवा अटैक किया था और अब तक सम्राट होश में नहीं आए हैं, और अगर होश में आए भी तो भी पता नहीं उनकी हेल्थ वापस वैसे हो पाएगी या फिर नहीं। इयन की इन बातों को सुनकर सारे अरिस्टोक्रेट्स घबरा गए और आपस में बातें करने लगे। तभी इयन ने कहा कि अब फैसला लेने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, कि अब हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि हमारे एनिमीज हमें कमज़ोर पड़ते हुए देख रहे हैं। जो डर हमारी बाउंड्रीज तक पहुंच गया था, अब वो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। वहीं रैग्नार भी एक चेयर पर शांत बैठा हुआ एरा और ध्यान से इयन की बातों को सुन रहा था। उसने भी ये माना कि एम्पायर की हालत बहुत सीरियस है। हमें अब एक और स्ट्रांग लीडर चाहिए जो नेक्स्ट रूलर बन सके। तभी एक तख्त, थ्रोन और उस पर रखा चमकता हुआ क्राउन सबके सामने दिखाई देता है। इयन ने सभी अरिस्टोक्रेट्स की तरफ देखा और बोला कि नया शासक रूलर वो होना चाहिए जो सच में केपेबल हो। फिर उसने बोला कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमें इस क्राइसिस से निकाले, साम्राज्य को स्टेबल करे और हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन को सुधारे। और इस तरह आखिर में इयन ने अनाउंस किया कि जो इंसान जन्म के अधिकार के साथ शाही क्वालिटीज़ भी रखता हो, वही इस क्राउन का असली हकदार होगा। और मैं इयन पेज, आइवरी टावर का मालिक, ये घोषणा करता हूं कि मैं महान सम्राट के 5वें बेटे रैग्नार ग्रीन रिवर का समर्थन करता हूं। इयन के इन शब्दों के बाद पूरे हॉल में एक शोर मच गया। सारे अरिस्टोक्रेट्स एक दूसरे से बातें करने लगे। दूसरी तरफ इयन की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस हेडन पूरी तरह से सदमे में आ चुका था। वहीं रैग्नार पीछे रिलैक्स होकर हॉल में जो हो रहा था उसका मजा ले रहा था। तभी एकदम से प्रिंस हेडन अपनी जगह से उठा और आगे बढ़ने लगा। क्राउन प्रिंस इयन के बिल्कुल पास आ गया था और उसने जोर से उसका नाम पुकारा। फिर इसके बाद क्राउन प्रिंस ने गुस्से में इयन का क्लोक पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसने बोला कि इयन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन इतना सब होने के बाद भी इयन बिल्कुल शांत था। पर तभी अचानक से क्राउन प्रिंस ने गुस्से में आकर इयन को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। ये देखकर 2 सोल्जर दौड़कर उनके पास आए और क्राउन प्रिंस को रोकने लगे। वहीं क्राउन प्रिंस हेडन चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो। दूसरी तरफ इयन के मुंह से खून निकलने लगा। उसने चुपचाप अपना मुंह पहुंचा और बस गुस्से से क्राउन प्रिंस को देखता रहा। तब किसी ने चिल्लाकर बोला कि क्राउन प्रिंस को यहां से ले जाओ। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां क्राउन प्रिंस चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो छत की तरफ देखते हुए बिल्कुल सदमे में था, लेकिन तभी उसने खिड़की से बाहर किसी की शैडो देखी, जिससे वो थोड़ा टेंस हो गया। तभी बाहर से आवाज आई कि ये मैं हूं सर ओलिवर। इतना सुनते ही क्राउन प्रिंस उठकर खिड़की के पास गया और उसने कैप्टन ओलिवर से पूछा कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए। तभी ओलिवर ने कमरे में कदम रखा और बोला कि अभी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, आप कुछ गर्म कपड़े पहनिए और हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इतना सुनते ही क्राउन प्रिंस ने शौक में ओलिवर से पूछा कि क्या हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? तभी ओलिवर ने उसकी जैकेट उठाई और बोला कि एक सीक्रेट पैसेज है जिससे हम पैलेस से क्वाइटली बाहर निकल सकते हैं और किसी गार्ड को पता भी नहीं चलेगा।
तभी ऑलिवर ने एक नीला क्लोक उठाया जो इमरजेंसी के लिए रेडी रखा गया था। उसने क्राउन प्रिंस को गर्म जैकेट पहनाई और बोला कि दूसरे महल के नाइट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। वहीं ये सब देखकर क्राउन प्रिंस पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद क्राउन प्रिंस ने अपना हाथ ऑलिवर के हाथ पर रख दिया, जिसके बाद वो दोनों एक अंधेरे जंगल में पहुंच गए। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन ऑलिवर और क्राउन प्रिंस अंधेरे जंगल की राहों पर साइलेंटली चल रहे हैं। तभी अचानक से किसी ने क्राउन प्रिंस का नाम लिया तो क्राउन प्रिंस थोड़ा शॉक्ड हो गया और देखने लगा कि कौन उसे बुला रहा है। तब उसने देखा कि दूसरे डिटैचमेंट के नाइट अपने घोड़ों के साथ खड़े हुए हैं और खुशी से उसकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका इंतजार कर रहे थे क्राउन प्रिंस। वहीं क्राउन प्रिंस ने अपनी हुडी उठाई और उन सबको हैरानी से देखा। उस मोमेंट वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गए। तभी नाइट्स उसकी तरफ दौड़ कर आए, उसे गले लगाया और बोले, हमें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, अब आप पहले से ज़्यादा कूल लग रहे हो। ये सब सुनकर क्राउन प्रिंस ने शॉक में कैप्टन ऑलिवर की तरफ देखा और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग यहाँ क्यों हैं? ऑलिवर ने हल्की सी स्माइल किया और बोला कि अभी के लिए पैलेस और कैपिटल सेफ नहीं है। हम आपको फेरिक प्रोविंस ले जा रहे हैं, वहाँ शाही सोल्जर्स आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। ये सुनकर क्राउन प्रिंस थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने ऑलिवर से पूछा कि फेरिक, ये तो वही जगह है ना जहां इयन को ऑनर्ड गेस्ट के रूप में सम्मानित किया गया था। हम आखिर वहां क्यों जा रहे हैं? वो जगह तो इयन की है ना। जिस पर ऑलिवर ने शांत लहजे में कहा कि मैं रास्ते में आपको सब कुछ समझा दूंगा, बस अभी के लिए आपको चलना होगा। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस ने गुस्से में कहा कि रुको, अगर तुम लोगों ने बिना आदेश के कुछ किया तो तुम्हें सजा हो सकती है। शायद तुम्हारी पोजीशन भी छीन ली जाए या तुम पर देशद्रोह या इल्जाम भी लगा दिया जाए। इस बात पर कैप्टन ऑलिवर क्राउन प्रिंस के पास आया, उसकी आंखों में देखा और बोला कि पर आपने अब तक तो बताया ही नहीं कि ये आदेश किसने दिया। इतना सुनते ही क्राउन प्रिंस पूरी तरह से हैरान हो गया। तभी कैप्टन ऑलिवर ने कॉन्फिडेंटली बोला कि ये नाइट्स सिर्फ क्राउन प्रिंस के आदेश मानते हैं, ये किसी और के कहने पर कुछ भी नहीं करेंगे। इनका फर्ज आपकी रक्षा करना है, हम आपके लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। इतना कहने के बाद पूरा स्क्वाड एक एक करके घुटनों के बल बैठ गया। क्राउन प्रिंस चुपचाप ये पूरा नज़ारा देख रहा था और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने अपने चेहरे को हाथ से साफ किया और ऑलिवर से बोला कि मुझे आप सब क्लियरली समझाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सुनकर कैप्टन ऑलिवर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रैग्नार के मैंशन को दिखाया जाता है, जहां सर डनफिल तेजी से रैग्नार के रूम में आए। रूम में रैग्नार टेबल पर बैठा हुआ था और इयन भी उसके पास खड़ा था। डनफिल ने टेंशन में कहा कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, जिसे सुनकर रैग्नार ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ है। डनफिल ने जवाब दिया कि क्राउन प्रिंस हेडन सुबह से गायब हैं और दूसरे डिटैचमेंट के नाइट्स भी पहले से भाग गए हैं। इसे सुनते ही रैग्नार ने गुस्से में पूछा कि क्या पता चला कि वो लोग कहाँ गए हैं, जिस पर सर डनफिल ने बताया कि विटनेसेस के कहने पर वो लोग शायद ईस्ट की तरफ गए हैं, इसलिए अगर आप कहें तो हम उनके पीछे लोगों को भेज सकते हैं। तो इस बात को सुनते ही रैग्नार ने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो लोग फेरिक प्रोविंस की तरफ जा रहे हैं। उसके दिमाग में तुरंत उस जगह का मैप आ गया। वो जगह मॉन्स्टर्स से भरी हुई है और उसका रास्ता बहुत डेंजरस है। कैप्टन और ट्रेन्ड नाइट्स उस रास्ते को पार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां अपने लोगों को पहुंचाएंगे तो ये सिर्फ एक सुसाइड करना होगा। इस बात को सुनते ही सर डनफिल ने थोड़ा हैरानी से पूछा कि अब हमें क्या करना होगा, जिस पर रैग्नार ने गुस्से से कहा कि उन्हें अभी छोड़ दो, अभी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वेनेसा पेज कहाँ है। रैग्नार ने इयन की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इयन को पहले से ही शक था कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, इसलिए उसने वेनेसा को छुपा दिया है। लेकिन रैग्नार ये नहीं समझ पा रहा था कि इयन ने उसे कहाँ रखा है। तभी रैग्नार ने अपने मन में सोचा कि उसे पूरा यकीन है कि मास्टर इवेंटस का मैजिक फेल नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा लगता है कि इयन ने अपनी यादें पहले ही मिटा दी थी। तभी सर डनफिल ने रैग्नार से पूछा कि आपको उस औरत की क्या जरूरत है, वो तो सिर्फ एक आम औरत थी। जिस पर रैग्नार ने आंखें बंद की और बोला कि वो इयन की कमजोरी है। लगता है कि यहां तक कि इयन को पता था कि उस पर ब्लैक मैजिक का यूज होगा, लेकिन फिर भी वो यहां पर आया। शायद उसने कुछ और प्लान किया है, इसलिए रैग्नार को उसकी मां चाहिए। इतना सब सुनकर डनफिल ने सर झुकाया और बोला कि मैं अब सब कुछ समझ गया हूं। इतना कहकर सर डनफिल चले गए, जिससे रूम में साइलेंस हो गया। तभी रैग्नार ने इयन की तरफ देखा और उसके दिमाग में एक सोच थी कि सब कुछ आखिर इतना सिंपल क्यों लग रहा है। आखिर इयन क्या प्लानिंग कर रहा है।
रैग्नार के इतना सोचते ही सीन चेंज होता है और हमें फेरिक प्रोविंस का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिंस हेडन और कैप्टन ऑलिवर बैल्कनी पर खड़े हुए थे। तभी वहां लॉर्ड फेरिक भी आ गए। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर प्रिंस हेडन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, और उसने लॉर्ड फेरिक से माफी मांगी बिना बताए आने के लिए, जिस पर लॉर्ड फेरिक हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि मुझे गर्व है कि हम आपकी मदद कर पाए। लेकिन फिर उनका मूड अचानक से थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें ईएन का लेटर मिला तो वो बहुत हैरान हो गए थे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ एम्परर के साथ हुआ वो बहुत डरावना था, उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही लॉर्ड फेरिक ने आगे कहा कि मैं फेरिक प्रोविंस का लॉर्ड सर ईएन की रिक्वेस्ट पे हम आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। इतना कहकर लॉर्ड फेरिक वहां से चल दिए, जहां प्रिंस हेडन और कैप्टन ऑलिवर चुपचाप उन्हें देख रहे थे। तभी प्रिंस हेडन के मन में आया कि लॉर्ड फेरिक एक अच्छे इंसान है, ईमानदार और दिल से वफादार। इसलिए उसने ऑलिवर से पूछा कि क्या तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता है, जिस पर ऑलिवर ने थोड़ा हंसी के साथ जवाब दिया कि हाँ, वो मेरे दूर के अंकल हैं। बचपन में उन्होंने ही मुझे स्वॉर्ड को पकड़ना सिखाया था। फिर इसके बाद अचानक से हेडन का मूड थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा कि इयान ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। उसने ऑलिवर को बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इयान पर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है। इस बात को सुनकर ऑलिवर हैरान हो गया और उसने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं योर हाइनेस। तभी प्रिंस हेडन ने साइड में देखा और बोला कि मुझे लगता है कि इयान अब सच में उनकी तरफ चला गया है। इतना कहते हुए उसके जहन में रैग्नार की इमेज आई। उसने सोचा कि बचपन से रैग्नार हर चीज में बेहतर था। उसके द्वारा ये कहना अफसोस है, लेकिन यही बात सच है। क्या इयान ये समझ गया है और क्या यही सोचकर इयान ने उसका साथ देना शुरू कर दिया है? जिस पर सर ऑलिवर ने अपनी आंखों से उसे मना किया और कहा कि मुझे नहीं लगता। इतना कहते हुए ऑलिवर ने अपने सर को उठाया और ऐड किया कि 6 साल पहले मिस्टर यान ने ट्रेनिंग के दौरान उससे कहा था कि वो कभी भी 5th प्रिंस रैग्नार का सपोर्ट नहीं करेगा। ये बताने के बाद कैप्टन ऑलिवर ने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ हेडन से कहा कि आप उस पर भरोसा करें, मुझे यकीन है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। फिर इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। उस वक्त बाहर बारिश हो रही थी और इयान कैप्टन ऑलिवर को बता रहा होता है कि जब मैं रैग्नार से मिलूंगा वो मुझ पर ब्लैक मैजिक यूज करेगा। इसलिए ये बात प्रिंस हेडन को पता चलेगी तो वो मुझे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए प्लीज तुम उन्हें ये बात मत बताना। इस बात को सुनते ही ऑलिवर ने शॉक्ड होते हुए कहा कि ये तो बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर उन्होंने तुम्हें परमानेंट नुकसान पहुंचा दिया तो? इस बात पर इयान ने उदासी से अपना सर झुकाया और कहा कि रैग्नार मुझे तुरंत नहीं मारेगा, क्योंकि उसके लिए मैं मुर्दा से ज्यादा जिंदा काम का हूं। इयान ने सर ऑलिवर को आगे बताया कि मैं एक 6th क्लास मजिशियन और टावर का मास्टर हूं। मेरी पोजीशन काफी पॉलिटिकल वैल्यू रखती है और रैग्नार जरूर इसका फायदा उठाना चाहेगा। इसलिए इयान ने ध्यान से कहा कि मैं दोबारा उसकी बातों में नहीं आना चाहता, लेकिन यही एक तरीका है जिससे मैं उसकी योजना को समझ सकता हूं और उसे रोक सकता हूं। इतना कहते हुए उसने ऑलिवर की तरफ देखा और कहा कि अगर मैं क्राउन प्रिंस को धोखा दूं तो तुम्हें क्राउन प्रिंस को फेरिक प्रोविंस भेजना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी फेरिक लॉर्ड को एक लेटर भेज दिया है। इस बात पर कैप्टन ने कहा कि अगर यही प्लान है तो हमें आखिर में तुम्हारे अंदर से ब्लैक मैजिक को खत्म करने के लिए एक पावरफुल मजिशियन चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, पर पूरे कैपिटल में ऐसा कोई नहीं है। इस बात पर इयन थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि एक ऐसा मजिशियन जिसका नाम रैग्नर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। इयन के इतना कहते ही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसेस हिली एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और वहीं पर एम्परर टेरी बीमार बिस्तर पर लेटे हुए थे। प्रिंसेस हिली ने उदास होकर बोला कि फादर, इयन ने फिर प्रिंस रैग्नर का समर्थन किया है, जिससे अब मेरे भाई को महल छोड़ना पड़ा। इतना कहते हुए वो रोने लगी। उसने कहा कि रैग्नर ताज लेने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए अब मैं किस पर भरोसा करूं? उसने याद करते हुए कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि इयन का दयालु पक्ष सिर्फ एक दिखावा था। यहां तक कि इस पल में भी मेरा उस पर विश्वास करने की चाहत मुझे बहुत दर्द दे रही है। ये सब कहते हुए प्रिंसेस हिली बहुत दर्द के मारे अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी उसने अपने बीमार पिता से कहा कि आपको उठना पड़ेगा। वो ये कह ही रही होती है, तभी उसे दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर प्रिंसेस हिली ने अपने आंसू पोंछे, तेजी से सर घुमाया और देखा कि ये सर केविन है जो कि नॉक कर रहा था। तभी हिली ने उन्हें अंदर बुलाया और उनसे पूछा कि क्या बात है, जिस पर सर केविन ने हल्की सी आवाज में कहा कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। केविन के इतना कहते ही वो दोनों एक सुनसान कमरे में चले गए, जहां केविन ने श्योर होने के लिए पहले आसपास देखा कि यहाँ कोई और तो नहीं है। फिर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद उसने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डब्बी यानी बॉक्स निकाली और उसे प्रिंसेस हिली को दे दिया। प्रिंसेस हिली ने हैरानी से उस डब्बी को देखा और पूछा कि ये क्या है, जिस पर केविन ने कहा कि टावर मास्टर इयन ने कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। इतना सुनते ही प्रिंसेस
हिली ने शौक में उस डब्बी को उठाया और पूछा कि क्या इसे सच में मिस्टर इयन ने दिया है। ये सुनकर केविन ने शांत रहने का सिग्नल दिया और उसे बताया कि मुझे इससे सीक्रेट रखने के लिए भी कहा गया था। इतना कहकर केविन ने वहां से जाने की इजाजत मांगी और वो वहां से तेजी से चला गया। प्रिंसेस हाइली कॉरिडोर के बीच अकेली खड़ी हुई थी। हाथ में उस डब्बी को लिए हुए उसने डब्बे को ध्यान से देखा, जिसमें से थोड़ी थोड़ी गोल्डन लाइट निकल रही थी। फिर इसके बाद वो एक टेबल पर बैठकर धीरे से उस डब्बे को खोलने लगी। उसके अंदर एक छोटी सी पर्पल लिक्विड की बॉटल और एम्प्रेस का नेकलेस था और एक लेटर भी था। प्रिंसेस हाइली ने लेटर को खोला। ये लेटर उसके नाम से लिखा गया था, जिसमें इयान ने लिखा था कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मुझ पर ब्लैक मैजिक का यूज हो चुका है। इयान लिखता है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। उसने एम्परर टेरी का फ्लैशबैक दिया जिसमें वो खून उगल रहे थे। इयान लिखता है कि नाइट कैप्टन पोलो रेंज भी ब्लैक मैजिक के अंडर था जब उसने एम्परर को मारने की कोशिश की थी। इयान बताता है कि ये सब ड्रैगन एसोसिएशन नाम के ग्रुप ने किया है, जिसका लीडर एक पावरफुल मजिशियन है। इयान लिखता है कि फिफ्थ प्रिंस रैग्नार भी उनके साथ मिल गया है ताकि वो क्राउन को पा सके। इसलिए हमें प्रिंस रैग्नार और इस सेक्ट के खिलाफ सबूत ढूंढने की जरूरत है। इसलिए मैं कुछ समय तक उनका पपेट बनकर रहूंगा। और इस तरह लेटर के एंड में इयान लिखता है कि एम्परर ने उसे एक स्पेशल पेंडेंट दिया था। ये एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल पेंडेंट है जो कि ब्लैक मैजिक को रोकता है। फिर जब प्रिंसेस हाइली ने लेटर पढ़ लिया, उसने उस एलिक्सिर को उठाया। इसके साथ ही उसने उसे ध्यान से देखा, जिससे उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस एलिक्सिर में लिखा हुआ था कि ये लिक्विड अगर किसी इंसान के अंदर गया तो उसकी पूरी बॉडी में जो माना होता है वो उसे खत्म कर देगा। इसलिए ये जादूगरों यानी मजिशियंस के लिए एक बहुत डेंजरस आइटम है। उसने आगे पढ़ा कि अगर वो गोल्डन नेकलेस काम नहीं करे तो इस एलिक्सिर को यूज करना पड़ेगा ताकि ब्लैक मैजिक को खत्म किया जा सके। तभी कॉरिडोर में किसी के तेज कदम आते हुए दिखाई दिए। प्रिंसेस हाइली ने देखा कि फिफ्थ प्रिंस रैग्नार सामने आ रहा था और उनके पीछे इयान भी मौजूद था। तभी प्रिंसेस हाइली उनको देखकर रुकी और पूछा कि क्या आप अपने पिता से मिलने जा रहे हो, जिस पर रैग्नर ने थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि हाँ, मैं भी उनका एक बेटा हूँ। अब जब मैं अरेस्ट होने से बाहर हूँ तो मैं एक अच्छा बेटा बनकर उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर प्रिंसेस हिली ने गुस्से में कहा कि ऑफकोर्स तुम जा सकते हो। फिर इसके बाद उसने गुस्से से इयन को देखा और कहा कि मैं भी काफी दिन से टावर मास्टर से नहीं मिली हूँ, क्या वो ठीक है? इस बात को सुनकर इयन ने बस बिना किसी इमोशन के अपने सर को झुका दिया। ये देखकर प्रिंसेस हिली ने रैग्नार से पूछा कि क्या मैं इयन से थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ, जिस पर रैग्नार ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। उसने इयन की तरफ देखा और बोला कि जब आपकी बात खत्म हो जाए तो आप मुझसे मेरे महल में मिलना। इतना कहकर वो वहां से चला गया, जिसके बाद प्रिंसेस हिली ने इयन की तरफ देखा और उसे उसके साथ चलने को बोला। फिर इसके बाद वो दोनों एक बड़े से कमरे में आ गए, जहां जब इयन अंदर आया तब प्रिंसेस हिली ने दरवाजे को बंद करके उसे लॉक कर दिया। वो उसके सामने खड़ी थी। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर राजकुमारी ने अपने सर को झुकाते हुए बोला कि मुझे पता है कि तुम मुझे याद नहीं करते, पर मैं तुम्हें याद करती हूँ। इतना कहते हुए प्रिंसेस हिली इयन के पास आई और बोली कि मैं एक चीज तुम्हें वापस देने के लिए आई हूँ, इसलिए क्या तुम थोड़ा झुकोगे? जिसे सुनकर इयन ने हाँ में सर हिलाया और थोड़ा झुक गया। फिर इसके बाद प्रिंसेस हिली ने धीरे से वो गोल्डन पेंडेंट उसके गले में पहना दिया। इयन जैसे ही उस पेंडेंट को पहनता है तब उस पेंडेंट ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने इयन के अंदर से ब्लैक मैजिक को खींचना स्टार्ट कर दिया, जिससे इयन की आंखें लाल हो गई थी और वो अचानक जमीन पर गिर गया। उसने अपना गला पकड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर प्रिंसेस हिली डर गई और चीखकर उसका नाम लेने लगी। वहीं वो पेंडेंट ब्लैक मैजिक को खींचता गया। ये देखकर प्रिंसेस हिली की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसके पास आई और उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? तभी इयन ने गला साफ करने की कोशिश की। उसने अपना चेस्ट पकड़ा, फिर धीरे से सर उठाया, जहां उसने प्रिंसेस हिली को देखा जो उसके सामने रो रही थीं। प्रिंसेस हिली को जैसे ही समझ आया कि इयन अब ठीक है तो वो ये देखकर जोर से उससे गले लग गईं और इसके साथ ही वो जोर जोर से रोने लगीं। ये देखकर इयन बिल्कुल कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं प्रिंसेस हिली जोर जोर से रोते रहीं। उसने इयन को और टाइटली गले लगाते हुए उससे पूछा कि तुमने ऐसा कैसे लिख दिया? क्या मैं तुम्हें सच में मार सकती हूँ? इस बात को सुनकर इयन को वो पोशन वाली बात याद आई और वो समझ गया कि वो उसी के बारे में बात कर रही थी। फिर इसके बाद इयन ने जेंटली उसे थोड़ा दूर किया, उसकी आंखों में देखा और रियलाइज किया कि ये लड़की उसकी जिंदगी अपने हाथों में लेने के लायक है, वो उस पर भरोसा कर सकता है। ये सोचते हुए इयन थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा कि अच्छा हुआ ये पेंडेंट ने काम कर दिया, वरना मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम करेगा। इस बात को सुनते ही प्रिंसेस हिली उसे शौक से देखती रही और उसने गुस्से में कहा कि आखिर तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो? मैं तुम पर इतना विश्वास करती हूँ और तुम ये सब फालतू बातें कर रहे हो। जिस पर इयन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा कि कभी कभी बेकार बनना ही सही होता है, क्योंकि मेरी लापरवाही ने ही मुझे ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो आज मैं हूँ।
फिर इसके बाद उसने प्रिंसेस हिली की आंखों से आंसू को पूछा और उसे सॉफ्टली बोला कि थैंक्स, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया है। जिस पर प्रिंसेस हिली ने जवाब दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस खुशी है कि आप सही सलामत वापस आ गए। फिर इसके बाद प्रिंसेस हिली ने कहा कि मुझे आपसे कई सवाल पूछने हैं, और उनमें से पहले ये है कि क्या आपने वहाँ कुछ नया देखा। जिस पर यान ने कहा कि हाँ, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है और मुझे नहीं लगा था कि ड्रैगन ऑफ ऑर्डर इतनी बड़ी ग्रुप होगी। यान ने आगे बताया कि हर्बर्ट लैन, जो कि पुराने टावर मास्टर थे, वो भी ड्रैगन ऑफ ऑर्डर के लीडर्स में से एक थे। इसके अलावा और कई बड़े लोग जैसे हाई टाइटल वाले नोबल्स भी इस एसोसिएशन का पार्ट है। यहाँ तक कि सर डनफिल मॉड, जो कि फर्स्ट इंपीरियल ऑर्डर के कैप्टन हैं और जिन्होंने कई सालों तक एम्पायर की सेवा भी की है, वे भी इस ड्रैगन ऑर्डर के लीडर में से एक हैं। और इस तरह सर डनफिल की सच्चाई जानकर प्रिंसेस हिली भी पूरी तरह से हक्की बक्की हो जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।